जब दूध खट्टा हो जाए या लोहे का नेल रंग से लाल हो जाए तो समझ लो कि केमिस्ट्री ने अपना काम शुरू कर दिया है। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कृतिका राठौर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले अपन थोड़े बेसिक चीजें क्लियर कर लेते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है, राइट। इसको मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ। ओके, तो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, सिर्फ उसका फॉर्म या फिर उसका अपीयरेंस चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है मेल्टिंग ऑफ आइस। तो बेटा जब आइस मेल्ट करती है तो कन्वर्ट हो जाती है वाटर में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में। ठीक है, तो उसने बस उसकी स्टेट चेंज की, उसका अपीयरेंस चेंज किया है, लेकिन आइडेंटिटी उसकी सेम ही रहेगी। आइस में भी वाटर के ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वाटर में भी H2 मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, राइट। उसी तरीके से मैंने कोई पेपर लिया, ठीक है, प्लेन पेपर, और उसको मैंने फोल्ड कर दिया, फिर मैं उसको क्रम्प कर लिया, तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, वो रहेगा फोल्ड होने के बाद भी पेपर ही, सिर्फ और सिर्फ उसका शेप और साइज चेंज हुआ है। तो जहां सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज, और जहां केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। तो इस चैप्टर में तो अपने को केमिकल चेंज के बारे में ही एकदम डिटेल में पढ़ना है, राइट। फिर उसके बाद फिजिकल चेंज क्या होता है? रिवर्सिबल। ठीक है, फिजिकल चेंज रिवर्स हो सकता है। जैसे मैंने पेपर को फोल्ड किया, अब वापस से मैं उसको खोल दूंगी तो वो नॉर्मल ओरिजिनल पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई नया सब्सटेंस यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रहा है। या फिर जब मैंने आइस को मेल्ट किया तो बन गया पानी। अब पानी को मैं वापस से जब आइस ट्रे में डालूंगी और फ्रीज कर दूंगी तो वापस से क्या बन जाएगी? आइस बन जाएगी। तो फिजिकल चेंज क्या होते हैं? रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा होता है, ये चीज तो अभी समझ में आई गई होगी। ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे शेप बदलता है, साइज बदलता है, या फिर स्टेट चेंज हो सकता है। ठीक है, फिर आते हैं केमिकल चेंज पर। तो केमिकल चेंज वो होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, ठीक है, ओरिजिनल सब्सटेंस से। फॉर एग्जांपल मेरे पास था एक नॉर्मल सा पेपर को जब मैंने जलाया तो वो कन्वर्ट हो गया ऐश में। अब पेपर क्या था आपका? ओरिजिनल सब्सटेंस, और न्यू सब्सटेंस क्या बना? ऐश। ऐश की और पेपर की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होगी, ठीक है। तो केमिकल चेंज क्या होता है? जिसमें नया सब्सटेंस जो फॉर्म होता है उसकी प्रॉपर्टीज पुराने वाले ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। केमिकल चेंज क्या होता है? इरिवर्सिबल। अगर भैया तुमने पेपर को जलाया और राख बन गई, ठीक है, ऐश बन गया, अब ऐश क्या वापस से तुम्हारे ओरिजिनल पेपर में कन्वर्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये किस में आता है? केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, ये अभी अपन ने पढ़ लिया। केमिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज हो ही जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती है जो प्रॉपर्टीज अपने को बाहर से दिख रही होती है, अपीयरेंस जो अपने को दिख रहा होता है, जैसे शेप हो गया, साइज हो गया, या फिर जो टेस्ट होता है, स्मेल होता है, ये सब भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही आता है, ठीक है। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी चेंज हो जाती है। अगर आयरन रस्ट हो गया तो उसका केमिकल फॉर्मूला अलग हो जाएगा। आयरन का केमिकल फॉर्मूला अलग था और जो रस्टेड आयरन का केमिकल फॉर्मूला होता है वो अलग हो जाएगा। तो केमिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इस तरीके से कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। जैसे एक होता है मेल्टिंग ऑफ वैक्स और एक होता है बर्निंग ऑफ कैंडल। तो बताओ कि फिजिकल चेंज कौन सा है, केमिकल चेंज कौन सा है? तो बेटा जब वैक्स मेल्ट हो रही है, ठीक है, तो वो तो भैया फिजिकल चेंज है, क्योंकि मेल्ट होने के बाद भी तो वो वैक्स ही रहेगी ना। लेकिन अगर कैंडल बर्न हो रही है तो बर्निंग ऑफ कैंडल का मतलब क्या होता है? ये जो कैंडल है ना, इसका जो थ्रेड है ये जल रहा है। अब अगर थ्रेड जल गया तो वापस से ओरिजिनल थ्रेड में तो नहीं आ पाएगा, इसलिए बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज और मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है। ये 7th क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं। फिर बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर, जैसे अपन दिवाली में फटाके वगैरह फोड़ते हैं, ठीक है, तो वो भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि बेटा अगर बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर फिजिकल चेंज होता है ना तो सारे जो भी फटाके बना रहे हैं उनकी फैक्ट्री बंद हो गई होती, ठीक है, किसी को फटाके खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलो इंट्रोडक्शन। अब अपनी एनसीईआरटी में एक इंट्रो दिया हो अच्छे से, ये तो अभी मैंने बेसिक चीजें क्लियर की थी जो हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे होते हैं, ठीक है। अब अपन इंट्रोडक्शन देखते हैं, जो अपनी एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ। सो थिंक अबाउट दीज डेली लाइफ सिचुएशंस। इन डेली लाइफ सिचुएशन के बारे में सोचो। जैसे मम्मी गर्मी का टाइम है, ठीक है, और गर्मी के टाइम मम्मी फ्रिज में दूध रखना भूल गई, तो दूध क्या हो जाता है? फट जाता है। सो मिल्क टर्न सॉर, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर इन समर। जैसे आयरन का तवा है उसमें जंग लग जाती है, आयरन का पैन है उसमें जंग लग जाती है, ठीक है। आयरन नेल, ये नेल बेटा नाखून वाले नेल नहीं है, इस नेल का मतलब होता है कील, ठीक है, लोहे की जो कील है
उसमें जंक लग जाती है मॉइस्चर के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब वो आ जाती है तो। ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होना, फर्मेंट होना मतलब सड़ाना एक तरीके से, ठीक है। फर्मेंटेशन का मतलब ऐसे होता है कि शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना, लेकिन उतनी डिटेल में अपने को जाना नहीं है। तो अभी इतना समझ लो, ये जो मैंने इमेज लगाई है ना वो भी ग्रेप्स के फर्मेंटेशन की ही लगाई है। ग्रेप्स के फर्मेंटेशन से फिर वाइन बनाई जाती है, ठीक है। तो ग्रेप्स का फर्मेंट होना, फूड को अगर आप कुक कर दोगे, ठीक है, अभी सोचते जाओ कि कौन से चेंजेस हैं, ठीक है, फिर लास्ट में इसका आंसर मिलेगा। फूड का अपनी बॉडी में डाइजेस्ट होना और हमारा रेस्पिरेशन करना। अब बेटा एक बार जब खाना बन गया, ठीक है, तो वो जो कुक्ड फूड होता है वो क्या रॉ फूड में कन्वर्ट हो सकता है, कच्चे खाने वापस कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। एक बार अगर आयरन में जंग लग गई तो क्या वापस से ओरिजिनल लोहा बन जाएगा? नहीं बनेगा, ठीक है, वो खोखला ही रह जाएगा। अगर एक बार दूध फट गया तो वापस से क्या वो ओरिजिनल मिल्क में कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एक बार क्या अगर ग्रेप्स सड़ गए, फर्मेंट हो गए, तो क्या वो ओरिजिनल ग्रेप्स में कन्वर्ट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, ठीक है। फूड हमारी बॉडी में अगर डाइजेस्ट हो गया तो बेटा अब अगर वो बॉडी से निकलेगा ना, तो डाइजेस्टेड फूड तो अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सिर्फ स्टूल्स के फॉर्म में ही बाहर निकलता है, ठीक है। ओरिजिनल फूड के फॉर्म में तो वो कतई बाहर नहीं निकलने वाला। जैसे हम रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड। हमारे जो सेल्स होते हैं उसमें हमारा जो डाइजेस्टेड फूड होता है ग्लूकोज वो पहुंचता है, और जब हम ब्रीथिंग कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन भी हमारे सेल्स में पहुंचता है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और अपने को देता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम रिलीज करते हैं। पानी, ठीक है, जब एक्सहेल करोगे मिरर के सामने खड़े होके तो तुम्हारे जो वाटर वेपर्स होंगे ना जो नोज से निकले वो तुम्हें जमा होते हुए दिखाई देंगे मिरर पर, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के साथ साथ अपन थोड़े अमाउंट में वाटर वेपर भी रिलीज करते हैं, और रिलीज होती है बहुत सारी एनर्जी जिसके लिए अपन ने खाना खाया था, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मैं चाहूं भी तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है उसको क्या बेटा मैं ग्लूकोज में वापस कन्वर्ट कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब एग्जाम्पल है केमिकल चेंज के, ठीक है, जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस आपको वापस से नहीं मिल पाएगा। इट इज इरिवर्सिबल। सो आई होप कि चैप्टर के बेसिक्स तो एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सो केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? तो बेटा केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। और जो बेटा नया सब्सटेंस फॉर्म होता है ना, उनकी प्रॉपर्टी उन रिएक्टेड सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। इसके अपन दो एग्जांपल पढ़ते एकदम अच्छे तरीके से। एक तो तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो मैग्नीशियम होता है ना बहुत रिएक्टिव होता है। आगे अपन पढ़ेंगे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है। बेटा ऑक्सीजन भी एक रिएक्टिव गैस है, कंबस्टिबल गैस है, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है ना वो बेटा इतना रिएक्टिव नहीं है, वो स्टेबल कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? स्टेबल कंपाउंड है। तो सोचो कि जिन सब्सटेंस को अपन रिएक्ट कर रहे थे वो कैसे थे? रिएक्टिव थे, काफी ज्यादा रिएक्टिव थे। लेकिन बेटा जो अपने को नया सब्सटेंस मिला है वो कैसा है? स्टेबल है। तो यही तो केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन बेटा क्या होती है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं और एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसा न्यू सब्सटेंस बनाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज उन कंबाइंड सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसके अपन और भी एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? पानी, H2। अब बेटा जो हाइड्रोजन होता है वो कैसा होता है भाई? कंबस्टिबल गैस होती है हाइड्रोजन, ठीक है, रिएक्टिव होती है, कंबस्टिबल, कंबस्टिबल। और जो ऑक्सीजन होती है वो भी कंबस्टिबल होती है, अभी बताया था मैंने पिछले वाले एग्जांपल में, ठीक है। और बेटा जो पानी है, पानी तो आग बुझाने का काम करता है, ठीक है। जहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबस्टिबल गैस है, ये आग लगाने का काम करेगी, वहीं बेटा वाटर तो आग बुझाने का काम करता है। तो तुम्हें समझ में आ गया कि जो कंबाइंड सब्सटेंसेस हैं, जो सब्सटेंस बेटा रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, उनकी प्रॉपर्टीज और जो नया सब्सटेंस अपने को मिला है उनके रिएक्शन की वजह से, उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से कितनी डिफरेंट है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ? केमिकल रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अपन ने लिया सोडियम, और बेटा सोडियम बहुत ही खतरनाक होता है, मतलब बहुत रिएक्टिव होता है, ठीक है। सोडियम लिया, सोडियम रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ। क्लोरीन एक पॉइजनस गैस होती है, ठीक है, और बना रहा है सोडियम क्लोराइड।
अब बेटा जहां सोडियम और क्लोरीन इतने ज्यादा पॉइजनस है हमारे लिए, हार्मफुल है, वही सोडियम क्लोराइड बेटा नमक, अगर वो अपन खाने में नहीं डालें तो अपना तो काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, इससे क्या समझ में आया कि यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, जो अपने को न्यू सब्सटेंस मिल रहा है उसकी प्रॉपर्टी कंबाइंड सब्सटेंसेस से डिफरेंट है। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलो नेक्स्ट, अब वही बात आती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बेटा रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो सब्सटेंस कंबाइन हो रहे होते हैं केमिकल रिएक्शन में, उनको बोला जाता है रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स का मतलब जो रिएक्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, और बेटा उनके कंबाइन होने की वजह से या उनके रिएक्ट होने की वजह से अपने को जो नया सब्सटेंस मिल रहा है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। आया समझ में? तो जैसे मैंने एग्जांपल जो दिया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना वाटर, तो बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गए, रिएक्टेंट्स, और वाटर क्या हो गया, प्रोडक्ट। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है द सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में कंबाइन होते हैं, ठीक है, ये रिएक्ट करते हैं, उनको बोला जाता है रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो इन दो सब्सटेंसेस या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, उनके रिएक्शन से, उनके कंबाइन होने से जो नया प्रोडक्ट मिलता है उसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है? चलो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मैम हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में तो बहुत चीजें सुन ली, लेकिन एक बात बताओ, हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है? ठीक है, हम कैसे पता लगाएंगे कि अच्छा यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो बेटा उसके 6 साइन है ना, या तो स्टेट बदल रही है तो भी समझ जाना कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, स्टेट 3 तरीके की होती है मेनली, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना, 9th में पढ़ के आए होंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस, या तो सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है तो लिक्विड गैस में बदल रही है, या तो गैस लिक्विड में बदल रहा है, या तो लिक्विड सॉलिड में बदल रहा है, या तो सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदल रहा है, या तो गैस डायरेक्टली सॉलिड में बदल रही है। तो कहीं भी अगर स्टेट चेंज हो रही है तो समझ जाओ कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। कलर चेंज हो रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, गैस इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, रिलीज हो रही है, तो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, और प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, स्मेल में चेंज आ रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब इन सारे सब पॉइंट्स को अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। चेंज इन स्टेट, सबसे पहले एग्जांपल है चेंज इन स्टेट। अब तुम्हारे घर में जो गैस सिलेंडर है, ठीक है, उसमें क्या भरी होती है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी क्या होती है बेटा, मिथेन गैस होती है, मिथेन होता है, लेकिन वो लिक्विफाइड होता है। ठीक है, तो मैं इसको बोल दूं कि लिक्विड है, लिक्विड स्टेट लिख दो इसके नीचे। ठीक है, मीथेन क्या है, भी लिक्विड है। अब जैसे ही मम्मा या फिर तुम अगर खाना बनाते होगे, तुम जैसे ही लाइटर ऑन करते हो तो होता क्या है कि मीथेन से बेटा रिएक्ट कर जाती है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और बहुत सारी हीट रिलीज होती है, तभी तो मम्मी खाना पका पाती है। ठीक है, अब एक बात बताओ, मीथेन क्या थी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब मीथेन लिक्विड स्टेट में था। ठीक है, और बेटा रिलीज क्या हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस गैसियस फॉर्म में थी ना। ठीक है, तो स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड से क्या बन रहा है, गैस, लिक्विड किस में कन्वर्ट होगी, गैस में। तो जहां स्टेट चेंज होती है वहां भी क्या हो रही होती है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलो, तो ये किसका एग्जांपल था, केमिकल रिएक्शन का। दूसरा, चेंज इन कलर। अगर बेटा कलर चेंज हो रहा है तो भी समझ जाओ कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब तुम्हारी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी हुई है, उसको अच्छे से पढ़ लो। आयरन, देखो अपन ने क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब लिए। पहले अपन ने एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया, मैं एक ब्लैंक पेज पे समझाती हुई चीज। अपन ने, ये मैंने बहुत बड़ा बीकर जैसा टेस्ट ट्यूब बना दिया, बट समझ जा रहा है, ठीक है, समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। इसमें, ये तो चलो बीकर ही ले लेते हैं, इसमें बेटा मैंने डाला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन डाला, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बेटा ये जो कॉपर सल्फेट होता है ना, वो ब्लू कलर का होता है, आसमानी कलर का। ठीक है, और मैंने इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल डाल दिया। आयरन नेल मतलब लोहे के नाखून नहीं, लोहे की कील। ठीक है, मैंने इसमें आयरन नेल डाल दिया। आयरन नेल को मैं दूसरे कलर से शो कर देती हूँ। ये आयरन नेल, ठीक है,
और फिर बेटा मैंने ना इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, थोड़ी देर के लिए मैंने सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया मैम? ताकि बेटा रिएक्शन हो पाए। अब बेटा होगा क्या, एक चीज देखो, रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगी एग्जाम में। आयरन है, ठीक है, प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे बीकर के अंदर, ठीक है। थोड़े टाइम बाद तुम देखोगे कि जो सॉल्यूशन का कलर है ना, वो ब्लू कलर से कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। ब्लू से कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। मैम ग्रीन क्यों हुआ? बेटा ये जो आयरन होता है ना, वो कॉपर से ज्यादा शक्तिशाली होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये ना इसकी जगह ले लेता है, इसको धक्के मार के निकाल देता है और खुद सल्फेट के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है। तो बेटा बन जाता है आयरन सल्फेट, FeSO4। मैम कॉपर कहां गया? तो बेटा कॉपर अलग हो गया, लेकिन मैम सॉल्यूशन में कॉपर कहां गया? ठीक है, अभी जो सॉल्यूशन था वो किसका बन गया, आयरन सल्फेट का। और बेटा पता है कॉपर कहां गया? ये जो आयरन नेल थी ना कॉपर, उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, इसीलिए आयरन नेल अब तुमको ब्राउन कलर का दिखेगा और ये जो सॉल्यूशन है ना वो ग्रीन कलर का दिखेगा। क्यों? क्योंकि आयरन सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन ग्रीन, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू, आयरन सल्फेट का कलर ग्रीन। इसको मैं एक बार सम अप कर देती हूँ कि हो क्या रहा था। अपन ने एक बीकर लिया, उसमें अपन ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, ठीक है। फिर अपन ने उसमें डाला आयरन नेल, ठीक है, लोहे की कील। थोड़े टाइम के लिए सॉल्यूशन को अपन ने अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। अंदर क्या हो रहा होगा मैम? अंदर रिएक्शन हो रही थी। हुआ क्या कि बेटा जो आयरन है वो कॉपर के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली है, तो उसने क्या किया, आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से धक्के मार के निकाल दिया और खुद सल्फेट के साथ बैठ गया, ठीक है। तो बन गया आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, उसी वजह से सॉल्यूशन अपने को बीकर में कैसा दिख रहा है, ग्रीन कलर का। मैम कॉपर कहां गया? तो बेटा ये जो कॉपर है ना वो इस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए आयरन नेल तुमको सिल्वर कलर से ब्राउन कलर में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। इज इट क्लियर? इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रिलीज होना। अगर बेटा गैस रिलीज हो रही है तो भी समझ जाओ कि केमिकल रिएक्शन ही हो रही है। तुम्हें करना क्या है, ये सारे जो डायग्राम्स है वो एनसीईआरटी के, ये तो एकदम अच्छे से रिलेट कर पाओगे। और एक एक एक्टिविटी मैंने एनसीईआरटी की यहाँ पर कवर की है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं एक बीकर है, बीकर में तुमको क्या करना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। जब एसिड अटैक्स वगैरह जैसी चीजें होती है ना, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो बोन को भी डिफॉर्म कर देता है। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो देखो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें अपन ने ना थोड़े से जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए, जिंक के थोड़े दाने डाल दिए, ठीक है। अब होगा क्या कि थोड़े टाइम बाद तुम देखोगे कि जिंक क्लोराइड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा जो जिंक होता है ना वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। एक रिएक्टिविटी सीरीज अपन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले मैं इसका केमिकल फॉर्मूला लिख देती हूँ, जिंक, ठीक है। जिंक किससे रिएक्ट कर रहा था, HCl के साथ। ओके, हुआ क्या कि बेटा जिस तरीके से आयरन कॉपर के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव था, ज्यादा शक्तिशाली था, तो उसने उसको हटा दिया था, डिस्प्लेस कर दिया था। उसी तरीके से जो बेटा जिंक होता है ना वो हाइड्रोजन के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये हाइड्रोजन को उसकी जगह से धक्के मार के निकाल देगा और खुद उसकी जगह पर बैठ जाएगा और बन जाएगा जिंक क्लोराइड, ठीक है। मैम हाइड्रोजन का क्या हुआ? तो बेटा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी बाहर, ठीक है। लेकिन मैम हमें कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रही है? तुमको कुछ नहीं करना है, जैसे ही तुम रिएक्शन कर रहे होगे, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, ठीक है। तो एक बंदे को तैयार रखना कि वो मैच स्टिक लेके खड़े रहे। तो जैसे ही ये रिएक्शन हो रही होगी, फटाक से अगर तुम मैच स्टिक जलाकर उसके पास लाओगे, टेस्ट ट्यूब के पास लाओगे, तो तुम्हें पॉप 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 ऐसे साउंड आएंगे, पॉप साउंड आएंगे। हाइड्रोजन गैस हमेशा पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है जब हम बर्निंग कैंडल या कुछ भी बर्निंग मैच स्टिक उसके पास लेकर आते हैं, तो ठीक है। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व होना भी क्या दर्शा रहा है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या क्या होता है, स्टेट चेंज होती है, कलर चेंज होता है और गैस रिलीज होती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में सारी चीजें हो रही हो, ऐसा नहीं होता है ना। हर रिएक्शन में अलग अलग चीजें हो रही होती है, किसी में गैस रिलीज होती है, किसी में स्मेल बदलती है, किसी में कलर चेंज होता है, किसी में स्टेट चेंज होती है। चेंज इन टेम्परेचर। अब बेटा तुम्हारे घर में पुताई वाले अंकल कभी आए होंगे तो तुमने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, बीकर लेते हैं। घर में कौन सा बीकर लेंगे, बाल्टी ले लेते हैं, ठीक है। वो बीकर लेते हैं, उसमें डालते हैं चूना। चूने को कुछ नहीं बोलते, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसको मैं दूसरे साइड पर समझाती हूँ अच्छे से। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना,
इसको बोलते हैं स्लेकेड लाइम्स या फिर स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम। ये बीकर था बेटा, उसमें उन्होंने डाला चूना और चूने के ऊपर उन्होंने डाल दिया बेटा पानी प्लस H2O, तो बन गया चूने वाला पानी, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब चूने वाला पानी। इसको अपन बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। ठीक है, और साथ में रिलीज होती है हीट। जब अंकल बेटा चूने में पानी मिक्स कर रहे होंगे ना, तो तुम उस कंटेनर को नीचे से टच करके देखना, तुम्हें वो थोड़ा सा गरम गरम लगेगा। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर चेंज हुआ है ना। तो अगर बेटा टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो भी समझ जाओ कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो ये तुम्हारी एनसीईआरटी में डायग्राम था जो कि मैंने उठाकर यहाँ पेस्ट कर दिया है, फिगर 1.3 देख लेना। चलो नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। अगर बेटा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट क्या होता है मैम? इनसॉल्युबल सॉलिड। इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड। इनसॉल्युबल मतलब बेटा जो पानी में घुल ना सके, और सॉलिड मतलब जो सॉलिड स्टेट में हो। अब देखो तुमने क्या किया, बैरियम क्लोराइड लिया, बैरियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस सोडियम सल्फेट लिया, इसका फॉर्मूला होता है NaSO4। ठीक है, अब बेटा होगा क्या, जब तुमने एक बीकर लिया उसमें डाला बैरियम क्लोराइड, दूसरा बीकर लिया उसमें डाला तुमने सोडियम सल्फेट, फिर उन दोनों को ना तुमने ऐसे मिक्स कर दिया। ठीक है, ऐसे मिक्स कर दिया तो क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट। इनने, बैरियम ने और सोडियम ने ना अपनी जगह की अल्टी पल्टी कर दी। ठीक है, सोडियम बैरियम की जगह आ गया, बैरियम सल्फेट की जगह आ गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लासरूम में दो बेंचेस है। ठीक है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड यहाँ बैठी है, इसकी बेस्ट फ्रेंड यहाँ बैठी है। ठीक है, तो इन दोनों ने सोचा कि चल यार अपन ना जगह अल्टी पल्टी कर देते हैं। ठीक है, देखो तेरी बेस्ट फ्रेंड मिल जाएगी, मेरे को मेरी बेस्ट फ्रेंड मिल जाएगी, तो दोनों ने अपनी जगह बदल ली। उसी तरीके से बेटा यहाँ भी हुआ। ठीक है, बैरियम और सोडियम ने आपस में क्या कर लिया, जगह बदल ली। ठीक है, तो बन गया बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब बेटा ये जो बैरियम सल्फेट होगा ना, वो टेस्ट ट्यूब में ना तुमको ऐसे नीचे जमा होते हुए दिखाई देगा। ये टेस्ट ट्यूब है और बैरियम सल्फेट ना तुमको यहाँ पर एज अ प्रेसिपिटेट जमा होते हुए दिखाई दे जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, और प्रेसिपिटेट को अपन डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो नीचे सेटल हो गया है। और सोडियम क्लोराइड तो बेटा डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल होता है, तो बेटा वो सॉल्यूशन में ही रह जाएगा। आया समझ में? तो अगर बेटा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो समझ जाओ वहां भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट, चेंज इन स्मेल। अब ये तो भैया तुमने घर में बहुत बहुत देखा होगा। ठीक है, तुम्हारी मम्मी बोलती होंगी कि भाई सब्जी को सूंघ के देख जाएगा, घुसी तो नहीं है, बासी तो नहीं हुई है। ठीक है, तो मतलब अगर स्मेल चेंज हुई तो समझ जाओ वहां भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। रोटिंग ऑफ एग्स, जैसे बेटा अंडे का सड़ जाना, तो जब अंडा सड़ता है ना तो ऐसी फाउल स्मेल रिलीज होती है। और वो जो फाउल स्मेल होती है बेटा क्यों आती है, क्योंकि सल्फर जैसा कोई कंपाउंड वहां रिलीज हो रहा होता है, इसलिए सल्फर लाइक स्मेल आती है जब भी अंडे सड़ जाते हैं। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S। H2S गैस बेटा फॉर्म हो रही होती है, उस वजह से सड़े हुए अंडे का कलर अपने को सल्फर लाइक आता है, सल्फर लाइक स्मेल आती है। केमिकल इक्वेशंस किसको बोलते हैं? केमिकल इक्वेशंस मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूले की मदद से रिप्रेजेंट करना। जैसे बेटा मैंने बोला एक रिएक्शन है कि जो मीथेन है ना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है और रिलीज कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो बेटा अभी तो मैंने इसको सिर्फ वर्ड में लिख दिया सिंपल, कि मैंने मीथेन लिख दिया और मीथेन की स्पेलिंग लिख दी, ऑक्सीजन की स्पेलिंग लिख दी और वो रिएक्ट करके बना रही है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इस तरीके की इक्वेशन को बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन। ठीक है, लेकिन बेटा अगर मैं मीथेन को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को सिंबल से रिप्रेजेंट करूं और फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करूं तो इसको बोला जाएगा केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब मीथेन को क्या लिखते हैं? HCH4। ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं? O2। बीच में मैं लगाऊंगी एक एरो, क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो लिख दूंगी CO2 प्लस
वाटर। अब मैं इसको बोल सकती हूं कि ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। इसमें बेटा फॉर्मूले क्या है, मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सब है फॉर्मूले। क्या है, फॉर्मूले। और बेटा ये जो मैंने प्लस, एरो, ये सब जो सिंबल्स यूज किए ना, ये क्या है, सिंबल्स है ना, ये जो साइंस मैंने यूज किए हैं, सिंबल्स। चल, राइटिंग का केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है, तो याद रखो बेटा, केमिकल इक्वेशन में एक होती है रिएक्टेंट साइड, एक होती है प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के बीच में होता है एक एरो। एरो का जो बेटा हेड होता है ना, हेड हमेशा होता है प्रोडक्ट साइड में, और जो एरो की टेल होती है वो हमेशा होती है रिएक्टेंट साइड में। तो एरो के लेफ्ट साइड में हमेशा रिएक्टेंट्स को लिखा जाता है, एरो के राइट साइड में हमेशा प्रोडक्ट को लिखा जाता है। ये जो एरो होता है ना बेटा, वो बता रहा होता है कि केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है। जैसे रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, तो केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के टुवर्ड्स। इसीलिए जो एरो का हेड होता है वो प्रोडक्ट की साइड होता है, और जो एरो की टेल होती है वो रिएक्टेंट की साइड होती है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां तुम समझ सकते हो कि नंबर ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर नॉट सेम ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पर देखो बेटा, जो मैग्नीशियम है वो एक है, रिएक्टेंट साइड पर मैग्नीशियम एक है, प्रोडक्ट साइड पर भी मैग्नीशियम एक है। तो मैम मैग्नीशियम तो चलो बैलेंस्ड है ना, क्योंकि दोनों जगह इक्वल नंबर में। लेकिन मैम इधर ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 1 है। तो बेटा इस तरीके की जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है उसको बोला जाता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बेटा यहीं से अपना टॉपिक आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर हर एक एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनका सेम होना, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको बोला जाता है balanced chemical equation. So a balanced chemical equation is a chemical equation in which number of atoms of each element is equal on both the reactant and the product side. तो एक chemical equation बेटा balanced कब होती है, जब reactant साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर हर एक एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम। जब रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स सेम हो। जैसे बेटा जो अपन ने मैग्नीशियम का एग्जांपल पढ़ा था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेटा इस केस में रिएक्टेंट साइड पर तो मैग्नीशियम एक था, प्रोडक्ट साइड पर भी मैग्नीशियम एक था, लेकिन हमने क्या बोला कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। भले मैग्नीशियम के तो सेम हो, लेकिन ऑक्सीजन के बेटा नंबर ऑफ एटम्स तो सेम नहीं है ना। रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं और प्रोडक्ट साइड पर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 1 है। तो ये बैलेंस्ड कहां से हुई, इस तरीके की अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बोला जाता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब मैम आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट तो पढ़ाया, लेकिन इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल हो पाए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के 2 पोस्टुलेट्स हैं। पहला है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. Nor be destroyed. और दूसरा है कि रिएक्टेंट साइड का जो मास है वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट साइड के मास। ठीक है, अब देखो
मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे बेटा मिट्टी, ठीक है, मिट्टी से तुमने बना दी ईट, ईट से तुमने मान लेते बिल्डिंग बना दी, ठीक है, लेकिन मिट्टी के तुमने क्रिएट किए नहीं, तो इससे समझ आएगा कि मास को तो तुम क्रिएट नहीं कर सकते। और बेटा अगर तुमने चलो बिल्डिंग तोड़ दी तो वापस से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो तुम मास को ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तुमने बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन उसका जो मास है वो जिन चीजों से मिलकर बनी है तुमने उसको तो डिस्ट्रॉय नहीं किया ना। आ रहा है समझ में? तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मतलब ना ही तुम मास को क्रिएट कर सकते हो ना ही तुम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, क्योंकि जो मास है वो इस यूनिवर्स में ही रह जाएगा। वो भले किसी दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है, बट तुम उसको खुद बना नहीं सकते हो और ना ही तुम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो ये हो गया फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास हमेशा कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। चल दूसरा पोस्टुलेट बेटा होता है रिएक्टेंट साइड का जो मास है वो प्रोडक्ट साइड के मास के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और बेटा उसने बनाया वाटर। एक हाइड्रोजन का तुमने 9th क्लास में चीजें पढ़ी होंगी, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, ठीक है, तो 2 का कितना होगा 2 ग्राम हो जाएगा, तो ये हो गया 2। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 का कितना होगा 32, 32। तो रिएक्टेंट साइड का जो बेटा मास है वो तो हार क्या 34। यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर देखो तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का मास हो गया 2, ऑक्सीजन तो एक ही है, तो इसका मास कितना है 16, तो 2 + 16 18। तो बेटा रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास तो बराबर है ही नहीं। मतलब तुम बोल रहे हो कि रिएक्टेंट ज्यादा था और प्रोडक्ट कम हो गया, ठीक है, जबकि मास तो कभी डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकता है। फर्स्ट पोस्टुलेट में अपन ने यही पढ़ा ना कि मास तो डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकता है। तो ये अनइक्वल चीजें कैसे हो गई कि रिएक्टेंट पर ज्यादा मास था और प्रोडक्ट पर मास कम है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इक्वेशन को हमेशा बैलेंस करते हैं। फिर मैं तुमको बताती हूं कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल, ये मैं बेसिक मेथड से बताती हूँ पहले, फिर बाकी आगे का मैं थोड़ा सा ट्रिक्स के थ्रू बताऊंगी, ताकि अगर तुम्हें बड़ी इक्वेशन आ गई एग्जाम में तो तुम उसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहां पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो पहले अपन लिख देते हैं H = 1 और इधर हाइड्रोजन H = 2, हाइड्रोजन 2 है, H = 2 और इधर हाइड्रोजन 2 है तो H = 2। बेटा इधर ऑक्सीजन 2 है तो O = 2 और ऑक्सीजन 1 है तो O = 1। मैम हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है, ठीक है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन का क्या करें? मैम यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो इधर अगर अपन 2 लगा दे तो, मैं पहले इस इक्वेशन को लिख देती हूँ, फिर जो भी मैं एड ऑन करूंगी वो मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ, तो चीजें और समझ में आ जाएंगी। तो मैम यहाँ ऑक्सीजन अगर 2 है तो अगर मैं इधर 2 लगा दूंगी तो ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, ठीक है, हो जाएंगे, हो भी गए। लेकिन मैम हाइड्रोजन तो अब 4 हो गए, ठीक है, 2 × 2 = 4, तो मैं काम करती हूँ यहाँ 2 लगा देती हूँ। अब देखो हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। तो ये थी तुम्हारी बैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट, आयरन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और बना रहा है आयरन ऑक्साइड। इधर है आयरन 1, ऑक्सीजन 2, इधर है आयरन 2 और ऑक्सीजन 3। अब इधर क्या करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले अपन कलर चेंज कर लेते हैं और मैं इस इक्वेशन को पहले एज इट इज लिख देती हूँ, ठीक है, फिर जो भी आगे का अपन इसमें एड ऑन करते जाएंगे। मैम इधर आयरन 2 है और इधर 1 है तो मैं इधर 2 लगा दूं, बिल्कुल। अब आयरन भी कितने हो गए 2 हो गए, ठीक है। लेकिन मैम इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो मैं ऐसा क्या करूं? तो अपन एक काम कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ 3 लगा दूं और यहाँ 2 लगा दूं तो ऑक्सीजन कितने हो गए 3 × 2 = 6 और यहाँ कितने हो गए 3 × 2 = 6, तो ऑक्सीजन तो 6 हो गए दोनों तरफ, चलो बैलेंस हो गए। लेकिन मैम एक और प्रॉब्लम आ गई कि अब आपने यहाँ 2 लगाया ना तो आयरन तो 4 हो गए, लेकिन इधर तो आयरन 2 है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी,
यहां मैं 2 की जगह 4 लिख देती हूँ। ये है तुम्हारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो आयरन 4, ऑक्सीजन 6। एक और चीज समझा देती हूँ, आयरन के नीचे 2 लिखा है, इसका मतलब ये 2 आयरन है, ठीक है। ऑक्सीजन के नीचे 3 लिखा है, अगर इनके नीचे लिखा है तो मतलब इंडिविजुअली इनके ही नंबर ऑफ एटम्स को शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बेटा यहाँ लिखा हुआ है कोई नंबर, तो इसका मतलब ये है कि ये आगे जो भी एलिमेंट्स लिखे उन सबके लिए कॉमन है, ठीक है। अगर मैंने इधर लिखा है 2MgO, इसका मतलब 2 मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने लिखा है O2, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन है। तो नीचे वाला जो होता है ना वो सिर्फ इसी को दर्शा रहा होता है इंडिविजुअली, लेकिन जो आगे कोफिशिएंट की तरह यूज होता है ना वो सबके लिए कॉमन होता है आगे वाले एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। चलो ABCD मेथड, अगर बेटा ये जो इक्वेशंस थी ये सिंपल इक्वेशंस थी तो तुम तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, हिट एंड ट्रायल करके। लेकिन अगर बड़ी इक्वेशंस आ गई तो बेटा तुम हिट एंड ट्रायल कैसे करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा एग्जाम में। तो इसलिए अपन ABCD मेथड फॉलो करेंगे। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले मैं इसकी इक्वेशन लिख देती हूँ दूसरे कलर से। इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड ये दे रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट, ठीक है। अब देखो अपने को करना क्या है, कोफिशिएंट्स ले लेना है। कोफिशिएंट्स जानते हो ना जो वेरिएबल्स के आगे लगते हैं, मैथ्स में पढ़ा होगा। जैसे मैं लिख रही हूँ 3a, तो a के आगे कौन सा नंबर है 3, ठीक है, तो ये हो गया उसका कोफिशिएंट। तो वेरिएबल्स के आगे जो लगते हैं उनको कोफिशिएंट्स बोलते हैं ना। चलो इसके कोफिशिएंट को अपन ले लेते हैं a, इसके कोफिशिएंट को अपन ले लेते हैं b, इसके कोफिशिएंट को अपन ले लेते हैं c, और इसके कोफिशिएंट को अपन ले लेते हैं d। अब बहुत इजी है, कुछ नहीं है। सबसे पहले देखो एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम कितना है 1, तो लिख दो a, बीच में लगाओ इक्वल्स टू, ठीक है, क्योंकि अपने को रिएक्शन को बैलेंस करना है इसलिए अपन ने इक्वल्स टू लगाया, इक्वल करना है ना दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स को। इधर एल्यूमिनियम कितना है 1 है, तो इधर लिख दो c, क्योंकि इसका कोफिशिएंट c है। अब सल्फेट पर आ जाओ, सल्फेट कितने हैं 3 है, तो लिख दो 3a इक्वल्स टू, इधर सल्फेट कितने हैं 4 हैं, तो इधर लिख दो 4d, ठीक है। इधर बैरियम कितना है 1, तो इधर लिख दो b इक्वल्स टू, इधर बैरियम कितना है 1, तो इधर लिख दो d, b इक्वल्स टू d। इधर क्लोरीन कितने हैं 2, तो लिख दो 2b, ये b सबके लिए कॉमन चलेगा ना, 2b इक्वल्स टू, इधर क्लोरीन कितने हैं 3, तो इधर लिख दो 3c। इतना समझ में आ गया। अब करना कुछ नहीं है, इनमें से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू 1 ले लो, किसी की भी ले लो। तो मैं ले लेती हूं c की वैल्यू 1। अगर c की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू भी 1 होगी, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, ठीक है। अब a की वैल्यू बेटा यहां पुट कर दो, कहां पुट कर सकते हैं, c की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 3/2, ठीक है। और 3a इक्वल्स टू 4d, तो a की वैल्यू यहां पुट कर दो 1, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। इस तरीके से तुम्हारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई, ठीक है। अब अपन एग्जांपल लेते हैं दूसरा। यहां लिखा हुआ है आयरन सल्फाइड, तो मैं लिख देती हूं FeS2 प्लस ऑक्सीजन गिव्स आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। दूसरा कलर सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि अच्छे से विजिबल हो जाए। अब यहां पर भी मैं कोफिशिएंट्स ले लेती हूं A, B
सी डी। ओके, इधर आयरन कितना है, 1, तो मैं लिख देती हूं A इक्वल्स टू, इधर आयरन कितना है 2, तो मैं लिख देती हूं 2C। इधर सल्फर कितने हैं 2, तो मैं लिख देती हूं 2A इक्वल्स टू, इधर सल्फर कितने हैं 1, तो मैं लिख देती हूं D। इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो मैं लिख देती हूं 2B। और इधर ऑक्सीजन देख लो, इधर ऑक्सीजन है 3C प्लस 2D, 5 ऑक्सीजन है। किसी की भी वैल्यू 1 ले लो, तो मैं C की वैल्यू 1 ले लेती हूं। मैंने ले ली C की वैल्यू 1, तो A की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 2। A की वैल्यू मैंने यहां 2 पुट कर दी, तो मेरे पास D की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब मेरे पास भाई A C D सबकी वैल्यूज है, तो वो मैं यहां पर पुट कर देती हूं। तो C की वैल्यू है 1, तो ये हो गया 3 प्लस D की वैल्यू है 4, तो 2 4 जा 8। ठीक है, तो 2B इक्वल्स टू 3 प्लस 8, मतलब B की वैल्यू आ गई 11/2। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब इनको ना कोफिशिएंट्स की जगह इनकी वैल्यूज लिख दो। एक काम करो, ऊपर लिख देती हूं मैं। A की वैल्यू है 2, तो ये बन गया 2FeS2 प्लस B की वैल्यू अपने पास निकली 11/2, तो ये हो गया 11/2O2। अगर फ्रैक्शंस आए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे भी आ सकते हैं। फिर C की वैल्यू मेरे पास 1, तो मैं लिख देती हूं Fe2O3 प्लस D की वैल्यू मेरे पास 4, तो मैं लिख देती हूं 4SO2। इक्वेशन बैलेंस। अब वही काम तुमको इसमें भी करना है, इनके कोफिशिएंट्स में इनकी वैल्यूज पुट कर दो, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। केमिकल रिएक्शन सिर्फ फॉर्मूले नहीं, नेचर की लैंग्वेज है, और अब हम इस लैंग्वेज को समझने के लिए तैयार है। सो दिस इज इट, थैंक यू। अगर डीप में पढ़ना हो और ज्यादा केमिस्ट्री या फिर साइंस के कोई भी सब्जेक्ट को डीप में पढ़ना हो, तो अभी फ्यूकी एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें। बाय बाय।